हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के उत्पाद। तो देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो नीट हो चाहे IIT हो, ठीक है, मतलब साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर कंपटीशन होता है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अब आता है कि ये जो टॉपिक है ये टोटली एक होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, उस पर बेस्ड है। इस थ्योरी को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 और मोर टाइप्स ऑफ कैटाइंस हो या एनाइंस हो और फिर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो कैथोड में जो है और एनोड में कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा, तो इसमें बोला गया कि कैथोड में पहले उस कैटाइन का डिस्चार्जिंग होगी या रिडक्शन होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। समझ गए ना। इसी प्रकार अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड में पहले वो एनाइन या वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट हो। मतलब देखें कि जैसे H+ है और एक Cu2+ है और एक Ag+ है। अब मान लो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और आपसे कहा जाए कि कैथोड में कौन पहले पहुंचेगा, तो Ag+ का जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है 0.80 वोल्ट। कॉपर का होता है, कॉपर 2+ का 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन का कितना है, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन तीनों में किसकी है, Ag+ की, इसलिए सबसे पहले कौन रिड्यूस हो जाएगा, Ag+। फिर इसके बाद जब पूरा Ag हट जाएगा तो Cu2+, उसके बाद आएगा नंबर किसका, H का। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ जाएं कि मान लो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, तो आयोडाइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है SRP है 0.54 है, ब्रोमाइड का 1.08 वोल्ट है, जबकि क्लोरीन का जो है, क्लोराइड का, और वो है 1.36 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि सबसे कम SRP किसके लिए है, आयोडाइड के लिए, और इसीलिए सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, आयोडाइड आयन। तो इसी बेस पर हम सारे जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं हम इसी बेस पर समझेंगे। देखो, पहला मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब PT इलेक्ट्रोड यूज किया गया हो या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया गया हो, वो इलेक्ट्रोड जो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होती हैं या इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पहला है फ्यूज्ड NaCl, गलित NaCl। फ्यूज्ड NaCl का मतलब क्या होगा कि केवल NaCl को पिघला दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई अदर सॉल्वेंट नहीं मिलाया गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे NaCl लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ब्रेक होगा Na+ और Cl-। यहाँ Na+ और Cl, तो सीधी सी बात है कि यहाँ तो केवल वन टाइप, मतलब केवल वन टाइप का कैटायन है, वन टाइप का एनायन है। तो कैथोड में तो सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा और एनोड में क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन बन जाएगी, और इस तरह से ये प्रोडक्ट्स होगा। मतलब ये कैथोड प्रोडक्ट है, तो ये क्लोरीन क्या है, यहाँ पर एनोड प्रोडक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आता है इसमें, आ जाए यहाँ पर दूसरा है कि एक्वस NaCl। अब जब हम एक्वस मीडियम में NaCl को रखेंगे तो वहाँ आप देखोगे NaCl का आयनाइजेशन से Na+ और Cl- बन जाएगा। H2O भी है वहाँ पर, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह सर ब्रेक हो जाएगा, H+ और क्या बन गया, OH। हालांकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगी, फिर भी अब हमारे पास 2 टाइप्स के कैटाइन हो गए, Na+ और H+। यहाँ Cl- और OH- 2 प्रकार के एनाइंस भी हैं। अब हम यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ कहूँ कि XRP Na+ का होता है -2.72 और H+ का है 0.00 वोल्ट। तो अब इन दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा कैथोड में,
समझ गए ना। तो मैंने आपको बताया कि कैथोड में पहले वो कैटाइन डिस्चार्ज होगा, रिड्यूस होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाईएस्ट। तो इन दोनों में हाई किसकी है 2.72 वोल्ट और इसमें से 0.02, तो ये माइनस में वैल्यू और ये क्या है प्लस में है, तो मतलब जीरो है, लेकिन इससे तो बड़ी है, माइनस से तो बड़ी है। तो इसका मतलब है कि पहले कौन कैथोड में रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन H+ और H2 गैस निकलने लगेगी। अब आते हैं कि एनोड में, तो देखो एनोड में दो कंडीशन बताई गई हैं। एक है कि NaCl का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लिया गया हो और एक NaCl का डाइल्यूट लिया गया हो। अगर हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं तो क्लोराइड आयन काफी ज्यादा संख्या में होंगे H2O के OH के रिस्पेक्ट में। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल काफी हाई है, उसको रिड्यूस करने के मतलब उसको जो है ऑक्सीडाइज करने के लिए OH- को H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत है, जबकि क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज होने के लिए कम पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 1.36 वोल्ट। और इसीलिए अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया गया तो एनोड प्रोडक्ट होगा Cl2, ये रीजन है। जबकि OH का तो 1.23 वोल्ट होता है और यहाँ पर Cl का मतलब हम ये कहें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, SPR जो है किसका, OH का, वो होता है 1.23 वोल्ट, जबकि क्लोराइड आयन का होता है 1.36 वोल्ट। इसका मतलब पहले हमें OH मिलना था, लेकिन ओवर पोटेंशियल के कारण यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लोरीन। तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है डाइल्यूट NaCl, तो देखो Na+ और H+ में तो H+ ही रिड्यूस होगा कैथोड में, तो कैथोड प्रोडक्ट तो दोनों कंडीशन में सेम है। अब आते हैं कि एनोड प्रोडक्ट, तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो क्लोराइड आयन काफी कम होते हैं और OH जो है काफी ज्यादा हो जाएंगे, मतलब वाटर ज्यादा रहेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो इस तरह से यहाँ पर ओवर पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा और OH के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगी, O2। तो यहाँ पर जो एनोड प्रोडक्ट है, मतलब ये यहाँ पर जो आएगा एनोड प्रोडक्ट जो है वो होगी ऑक्सीजन और जो कैथोड प्रोडक्ट है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, मतलब ये गैसियस फॉर्म में बनेंगे और बाहर आएंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट में कि अगर Hg का इलेक्ट्रोड यूज किए गए, ठीक है, जैसे कास्टनर केल्नर सेल मेथड है जहां पर NaOH बनाया जाता है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ब्राइन सॉल्यूशन मतलब इसका यूज होता है। तो देखो वहां पर कैथोड में जहां हाइड्रोजन मिलनी थी वहां पर सोडियम मिलता है। रीजन है कि मरकरी कैथोड पर हाइड्रोजन का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होना, और दूसरा ये है कि जो सोडियम है वो रिड्यूस होते ही मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है और एक अमलगम बना लेता है। तो वहां पर हाइड्रोजन का हाई ओवर पोटेंशियल और सोडियम का Hg के साथ सॉल्युबल होकर अमलगम बना लेना, ये दोनों फैक्टर मिलके वहां पर जो कैथोड प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, सोडियम। एनोड प्रोडक्ट तो क्लोरीन होगा क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, तो हम जानते हैं कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो ये आपको किसके लिए याद रखने हैं, आपको विशेष रूप से NaCl के प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो सेकंड नंबर में आते हैं कि मान लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट पूछी गई। पहला है बाई इनर्ट इलेक्ट्रोड, Pt का इलेक्ट्रोड यूज किया गया हो। पहला है फ्यूज्ड CuSO4। तो हम जानते हैं कि जब फ्यूज्ड CuSO4 होगा तो उसमें केवल कॉपर 2+ और क्या होंगे, सल्फेट आयन, ना तो दूसरा कोई कैटाइन है ना ही दूसरा कोई एनाइन है। तो इस तरह से कैथोड में तो कॉपर का रिडक्शन होगा और कैथोड प्रोडक्ट होगा कॉपर, और एनोड में SO4 का ऑक्सीडेशन होगा, SO4 बनेगा जो बाद में चेंज हो जाएगा SO2, और O2 में SO2 सॉल्युबल होता है और O2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब एनोड प्रोडक्ट हमारा O2 होगा, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, कॉपर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं एक्वस CuSO4, इलेक्ट्रोड Pt ही है, ठीक है, Pt इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में ही हम ले रहे हैं पहले। अब कॉपर सल्फेट जब हम जानते हैं आयोनाइज होता है कॉपर 2+ और SO4 H2O के H+ और OH। SRP देखें तो कॉपर का होता है 0.34, H का होता है 0.0, ठीक है, SO4 का 2.0 वोल्ट और OH का है 1.23। हालांकि आपको इनकी वैल्यूज रटनी नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखी होती है।
तो अब हम देखें कि सीधा सा रूल है कि कैथोड में वो रिड्यूस पहले होगा जिसका SRP ज़्यादा है, तो इसका मतलब कॉपर पहले रिड्यूस हो जाएगा कैथोड। क्यों? क्योंकि उसका 0.34 वोल्ट है और हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है। अब हम आते हैं एनोड में, तो एनोड में वो ऑक्सीडाइज्ड पहले होगा जिसका SRP कम हो। तो सल्फेट का है 2.0 और OH का कितना है 1.23। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर OH का ऑक्सीडेशन होगा, H2 और ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब पूछा जाए कि सॉल्यूशन में क्या बचा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में बचे होंगे H+ और SO4 -2 और मिल के ये क्या बना लेंगे H2SO4, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या बन जाएगा H2SO4। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से एनोड प्रोडक्ट इसका O2 है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है, कॉपर है। जब PT इलेक्ट्रोड यूज किया जाए और एक्वस कॉपर सल्फेट का यूज किया जाए, सॉल्यूशन में क्या बचेगा, तो बचेगा H2SO4। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, मान लिया जाए कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। कॉपर का SRP होता है 0.34 वोल्ट, SRP SO4 का होता है 2 वोल्ट और OH का है 1.23 है। अब हम कॉपर सल्फेट को एक्वस मीडियम में रखेंगे तो इस तरह आयोनाइज्ड होगा, ये हमने पहले भी देख लिया। अब आता है कि एनोड में क्या आएगा। तो देखो एनोड में हम जानते हैं कि यहाँ पर OH भी है और सल्फेट भी है। अब चूंकि OH और सल्फेट के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो जो कॉपर का एनोड है ना वो इनको ऑक्सीडाइज्ड करे, इससे पहले स्वयं ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन के लिए तो इतना वोल्ट की जरूरत है, जबकि इनको ऑक्सीडेशन के लिए इतना वोल्ट की जरूरत है। तो इसका मतलब जैसे ही 0.34 वोल्ट जो है, ये जो हम कहें कि ये बना है, मान लो इस तरह से लगा हुआ है इलेक्ट्रोड और ठीक है, और इस तरह से आपने बैटरी सोर्स से जोड़ा है, तो ये कॉपर का बना है और ये भी कॉपर का। तो जैसे ही क्या होगा कि आपने 0.34 वोल्ट का करंट पास किया तो यहां से कॉपर 2+ बनेगा और यहां पर कॉपर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहां पर जो Cu2+ है, ठीक है, SO4 -2 है, H+ है, OH- है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये दोनों जो है कॉपर 2+ जो यहाँ पर है कॉपर सल्फेट का, H2O का H+, SO4 2 OH, यहाँ जो रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस 0.34 के वोल्ट पर ये जो कॉपर का एनोड है, ये क्या है, जो एनोड है वही ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा और जो कॉपर 2+ आयन बनेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड में, और वहां पर वो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये जो है कॉपर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉपर एनोड से निकल के कैथोड में पहुंच गया, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ना तो H2O घटा और ना ही कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब है कि अगर ठीक है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये कौन से इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड और आयंस जो है सॉल्यूशन में जाएंगे और बाद में वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, कैथोड में। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें जो कैटाइंस हैं उनके जो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने यही लिख दिया कि इसका 0.34 है, SO4 का 2 है, इसलिए एनोड पर SO4 2- ऑक्सीडेशन से पहले ही क्या होगा, कॉपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। ये क्या, ठीक है, इस तरह से हमारा एनोड प्रोडक्ट ये है। आपसे पूछा जाए कि इसका एनोड प्रोडक्ट क्या है, तो कॉपर 2+ और ये क्या होगा, कैथोड प्रोडक्ट, और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप इसे नोट करें। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3। अगर PT इलेक्ट्रोड का यूज किया गया तो देखो AgNO3 से Ag+ और NO3-, H2O से H+ और OH, ये इसका आयोनाइजेशन हुआ। ये मैंने इनके SRP लिख रखे हैं। Ag का है 0.80, H का 0, NO3 का 1.49 और OH का 1.23। तो इसका मतलब है कि कैथोड में तो Ag रिड्यूस होगा क्योंकि Ag का H से ज्यादा है। एनोड में जाए
मतलब कैथोड में हमारा Ag का रिडक्शन हो गया Ag प्लस का Ag में, तो ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट हो गया Ag। एनोड में चूंकि NO3 माइनस से कम है OH का, इसलिए यहाँ पर OH का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, एनोड प्रोडक्ट। अब आता है कि Ag इलेक्ट्रोड का यूज कर दिया जाए, तो देखो हम जानते हैं कि Ag जो है, Ag आप देख रहे हैं कि 0.80 वोल्ट पर रिड्यूस होता है, तो इतने ही वोल्ट पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि NO3 माइनस और OH के लिए ये ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत है इनके ऑक्सीडेशन के लिए। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट लगाएंगे और वो 0.80 वोल्ट पहुँचेगा, तो Ag का जो एनोड है वो ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और Ag प्लस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस तरह से एनोड में हमारा जो एनोड प्रोडक्ट होगा वो Ag प्लस होगा। कैथोड में सीधा सा है Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में, अर्थात कैथोड प्रोडक्ट ही होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में जो AgNO3 भरा है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए ना बच्चों, कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया हो और उसी इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन का मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया गया हो, मतलब एनोड बना दिया गया हो, तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, इतना ध्यान रखना है एक्टिव इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। अब आता है कि H2SO4 का Pt इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा, तो डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो H2SO4 भी होगा, उसका H+ और H2O का आयोनाइजेशन भी होता है H+। तो कैथोड में तो सीधा H+ ही रिड्यूस होगा और एनोड में किसका होगा, OH का। क्यों, क्योंकि SO4 से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए जरूरत है, OH के लिए। तो इस तरह से एनोड प्रोडक्ट में हमें O2 मिलेगी और कैथोड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में H2 तो वैसे भी H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब रहेगा, तो उससे उसका आयोनाइजेशन की तो बात ही मत करें हम। तो यहाँ पर H2SO4 से H+ बनेंगे, वो कैथोड पर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब H2 के फॉर्म में। और यहाँ पर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में जो आयोनाइजेशन होता है वो HSO4 माइनस के फॉर्म में होता है। तो एनोड में HSO4 माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और बन जाएगा H2S2OH और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसे बोलते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मतलब H2S2OH पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाने की एक मार्शल मेथड है, उसमें ये रिएक्शन यूज होती है। इसके किसी सॉल्ट का यूज करके उस पर हमें H2O2 बनाया जाता है, H2S2OH बनाया जाता है, तो वो मेथड में यूज होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बताए। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप उनको एक बार जरूर देखें। आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो बहुत ही इजी गोइंग आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो आप इनको लिख लें।